हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करें। इधर सुधांशु अपने कमरे के बालकनी में खड़ा हुआ था और जोधपुर के पहले सन राइजिंग देख रहा था जब विप्लव पीछे से आकर सुधांशु को गले लगाते हुए, क्या देख रहे हो? सुधांशु विप्लव के गले लगाने पर घबरा जाता और उसे खुद से दूर करते हुए कहता, यार तू क्या तमाशा करता रहता है? विप्लव सुधांशु के बात सुनकर फर्स्ट्रेट होकर बोले, यार तू ड्राइवर के साथ बैठा था, रात भर जाग रहा है, फिर भी तुझे नींद नहीं आ रही। मुझे तो नींद आ रही है। ये कहते हुए विप्लव उबासी भरने लगता है, जिसे देख सुधांशु दांत पीसते हुए बोला, तुझे इतनी नींद आ रही है तो जाकर सो जाना, मेरे साथ क्यों रोमांटिक हो रहा है? विप्लव सुधांशु की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है ना, हम कहीं भी जाते हैं तो सेम बेडरूम मिलता है हम दोनों को। विप्लव के बात पर सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए, ऐसा इसलिए क्योंकि तू और मैं बस यहाँ पर सिंगल है, बाकी सब लोग मिंगल है। चार्ली बाथरूम से बाहर आते हुए बोला, मैं भी सिंगल हूँ। विप्लव सिर घुमाकर चार्ली की तरफ देखता और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए, क्या बात है, तेरी बॉडी तो बड़ी मस्त है यार। चार्ली विप्लव के बात पर बाइसेप्स उसे दिखाते हुए बोला, सारी कसरत की मेहनत है। सुधांशु उन दोनों के एक नज़र देखने के बाद बाथरूम की तरफ चला जाता है। वहीं विप्लव चार्ली के पास आकर उसके एब्रिस को छूते हुए, मैं टच कर सकता हूँ ना? चार्ली अपने पेट पर हाथ रख हंसते हुए बोला, हा हा हा, गुदगुदी लगती है यार, मत छू। विप्लव चार्ली की बात पर मुस्कुरा देता है और जाकर बिस्तर पर आंधे मुँह गिरते हुए कहता है, मुझे तो नींद आ रही है। चार्ली विप्लव की बात पर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और उस उग रहे सूरज की तरफ देखने लगता है। इधर नित्या, ध्रुवी और आरोही को एक ही कमरा मिला था, जहाँ ध्रुवी अपना सामान निकाल कर कबर्ड में रख रहे थे। आरोही बिस्तर पर इत्मीनान के साथ सो चुके थे और नित्या अपनी बालकनी में खड़ी बाहर देख रही थी। ध्रुवी नित्या को देखकर बोले, नित्या। नित्या ध्रुवी की आवाज़ पर सिर घुमाकर उसकी तरफ देखती है तो ध्रुवी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम भी अपने कपड़े अरेंज कर दो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, अगर तुम्हें सोना है तो सो जाना, वरना मुझे नींद नहीं आ रही। नित्या ने ध्रुवी की बात को बीच में काट कर, जिसे सुनकर ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है तो तुम जाकर अपना बैग खोलकर अपने सामान अरेंज कर लो, मैं नहाने जा रही हूँ। इतना कहकर ध्रुवी बाथरूम की तरफ चली जाती है। नित्या खाली नज़रों से उसे जाता हुआ देखती है और अपना सामान अनपैक करने लगती है। कुछ देर बाद ध्रुवी नहाकर बाहर आती है और अपने बालों को सुखाते हुए बालकनी की तरफ चले जाते हैं। नित्या ध्रुवी की तरफ एक नज़र देखने के बाद वॉशरूम की तरफ जाने लगती है कि कोई बाहर से कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। नित्या जाकर दरवाज़ा खोलते हुए सामने सुधांशु खड़ा हुआ था। नित्या को देखकर सुधांशु थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला, मुझे लगा ध्रुवी का कमरा है, सॉरी। इतना कहकर सुधांशु जाने लगा, जिसे देख नित्या उसे रोकते बोले, सुधांशु। सुधांशु रुककर नित्या की तरफ देखने पर, जिस पर नित्या दरवाजे से हटते हुए बोले, ध्रुवी अंदर है। जिसे सुन सुधांशु थोड़ा हैरान होकर बोला, क्या? सुधांशु के हैरान नज़रों को देख नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, हम तीनों को एक कमरा मिला है, तुम्हें जो बात करनी है जाकर कर लो, मैं शावर लेने जा रही हूँ। इतना कहकर नित्या बाथरूम की तरफ चली जाती है। सुधांशु उसे जाता हुआ देखकर अंदर आता है, जहाँ ध्रुवी का ध्यान उस पर नहीं था, जो वो बाल सुखाते हुए बालकनी में खड़े हुए थे। सूरज की किरण ध्रुवी के गोरे चेहरे को छू रही थी, जिस कारण उसका चेहरा सोने की तरह चमक रहा था, जिसे देखते हुए एक पल के लिए सुधांशु भी खो जाता है और ध्रुवी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वहीं ध्रुवी किसी को अपने करीब आता हुआ महसूस कर मुड़कर सुधांशु की तरफ देखते और सुधांशु को अपने कमरे में देख थोड़े हाथ चौंक कर कहती है, तुम यहाँ? सुधांशु ध्रुवी की आवाज़ पर अपने होश में आते हुए सिर हिलाकर बोला, हाँ, वो मैं अपने फ़ोन का चार्जर लाना भूल गया, हम दोनों का सेम फ़ोन है, तो क्या मैं तुम्हारा चार्जर इस्तेमाल कर सकता हूँ? सुधांशु के बाद पर ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है। इतना कहकर ध्रुवी सुधांशु को लैपटॉप का चार्जर लाकर दे देती है, जिसे लेकर सुधांशु ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, ध्रुवी सुधांशु के बाद पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, और कुछ चाहिए? ध्रुवी की बात सुन सुधांशु अपना हाथ सिर हिलाते हुए बोला, हम। ध्रुवी कंफ्यूज होकर बोली, क्या चाहिए? सुधांशु हल्का सा मुस्कुराकर अपने होठों की तरफ उंगली से इशारा करता है, जिसे देखकर ध्रुवी अपनी आंखें छोटी करके कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर सुधांशु अपने कदम ध्रुवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, सुधांशु अवस्थी को अपना हक लेना आता है। ध्रुवी सुधांशु को अपने नज़दीक आता हुआ देख कर बोली, काफ़ी डरिंग हो रहे हो नहीं? सुधांशु ध्रुवी को कमर से पकड़कर अपने नज़दीक खींचते हुए बोला, मैं हमेशा से हिम्मत वाला हूँ। ध्रुवी सुधांशु के बात पर अपने हाथ से हिला देती है तो सुधांशु उसके होठों के नज़दीक आने लगता है, जिस पर ध्रुवी थोड़ी चौंक कर कहते, महक दीदी आप यहाँ? ध्रुवी की बात सुनकर सुधांशु जल्दी से ध्रुवी से दूर होते हुए बोला, दीदी मैं कुछ नहीं कर रहा था। ये कहते हुए सुधांशु घूम कर दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ पर कोई नहीं था। फिर उसे ध्रुवी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसने उसे उल्लू बना दिया था, जिसे महसूस कर सुधांशु घूमकर ध्रुवी को घूरते हुए बोला, तुम मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठा रही हो?
ध्रुवी अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, नहीं मिस्टर सुधांशु अवस्थी, मैं बस एक हिम्मत वाले को हिम्मत देख रही थी जो कि उसकी बहन का नाम सुनते ही हवा की तरह उड़ गई। ये कहते हुए ध्रुवी फिर से हंसने लगती है। सुधांशु ध्रुवी को हंसता हुआ देखकर उसकी तरफ आते हुए बोला, अच्छा अब तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जिसे सुनकर ध्रुवी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, सिद्ध मैं अकेले नहीं हूँ इस कमरे में, किसे फर्क पड़ता है, मुझे जो चाहिए मैं तो लेकर रहूँगा। सुधांशु ने ध्रुवी के बात को अनसुना करते हुए कहा। जिसे सुन देखकर ध्रुवी पीछे की तरफ देखती है और फिर से कहती है, महक दीदी। जिसे सुनकर सुधांशु अपना सिर नहीं में हिलाकर, इस बार बेवकूफ़ नहीं बनूंगा और ना तो मुझे बना पाओगे। ये कहते हुए सुधांशु ध्रुवी को कमर से पकड़ लेता है कि पीछे से आवाज़ आती है, सिद्धू क्या कर रहे हो। महक की आवाज़ सुनकर सुधांशु के चेहरे के तोते उड़ जाते हैं और ध्रुवी को छोड़ देता है और ध्रुवी की तरफ देखता है जो कि मुस्कुरा रही थी। सुधांशु ध्रुवी को घूरने के बाद सिर घुमाकर पीछे की तरफ देखता है जहाँ महक खड़ी हो उसे ही देख रही थी। महक की नज़र को खुद पर महसूस कर सुधांशु हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस चार्जर लेने आया था दीदी। ये कहते हुए सुधांशु महक को चार्जर दिखाता है। जिसे सुन महक एक नज़र चार्जर को देखने के बाद सुधांशु से बोली, तो चार्जर लेकर तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। महक के बाद पर सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए, हाँ मैं जा ही रहा था, लेकिन मैंने तो कुछ और देखा सिद्धू, तुम ध्रुवी को परेशान कर रहे थे। महक ने अंदर आते हुए कहा। जिसे सुनकर सुधांशु अपना सिर नहीं में हिलाकर ध्रुवी कह रही थी कि उसकी आंखों में कुछ घुस गया, मैं बस उसे ही निकाल रहा था। सुधांशु के बाद पर महक ध्रुवी की तरफ देखती है तो ध्रुवी अपना सिर नहीं में हिला देती है। जिसे देखकर सुधांशु धीरे से कहता है, झूठ नहीं बोल सकती। जिसे सुन ध्रुवी फिर से अपना सिर नहीं में हिला देती है तो सुधांशु अपने दांत पीस कर कहता है, तुम्हें तो बाद में देख लूँगा। जिसे सुनकर ध्रुवी महक की तरफ देखते हुए बोली, ये मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा, तुम झूठ नहीं बोल रही हो। तो सुधांशु बीच में फंस चुका था और चुपचाप वहाँ से निकलते हुए महक से बोला, दीदी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर सुधांशु बिना महक की बात सुन वहाँ से भाग जाता है। ध्रुवी जाते हुए सुधांशु को देखकर हंसने लगती है। जिसे देखकर महक हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, मुझे पता नहीं था मेरा भाई इतना बदमाश है। महक के बाद पर ध्रुवी अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, ज़्यादा बदमाश नहीं है, बस कभी कभी नोटी हो जाता है। वैसे आप यहाँ। महक अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ मैं नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, अगर तुम आराम नहीं करने वाली हो तो चलो। ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए अपने बालों को समेट कर क्लच कर लेती है और दुपट्टा उठाकर कहती है, चलिए। महक ध्रुवी की बात पर अपना सिर हिला देती है। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और नित्या बाहर आती है। नित्या को देख ध्रुवी उससे बोली, नित्या तुम भी रेडी होकर नीचे आ जाओ, सभी साथ में नाश्ता करेंगे। ध्रुवी की बात पर नित्या अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, मुझे भूख नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूँ। ध्रुवी नित्या की बात पर बोली, कुछ खा लो उसके बाद सो जाना, अच्छी नींद आएगी। नित्या अपना सिर नहीं में हिला कर देती है और ध्रुवी और ज़्यादा जिद नहीं करती और महक के साथ कमरे से बाहर चली जाती है। इधर वैदिक और चित्रांक एक कमरे में ठहरे हुए थे क्योंकि चित्रांक वैदिक को समझना चाहता था, इसलिए उसके साथ रहना था। चित्रांक फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है वैदिक अपने सामान अनपैक कर रहा था। जिसे देखकर वैदिक के पास आकर बोला, इसे मैं कर दूंगा, तुम जाकर सो जाओ। चित्रांक की बात पर वैदिक अपना सिर नहीं में हिलाकर, मैं रात को सोता हूँ, दिन में सोना मुझे नहीं पसंद। चित्रांक वैदिक की बात पर अपना सिर हिला देता है, उसे टॉवल देते हुए कहता है, तो जाकर फ्रेश हो जाओ। चित्रांक के बाद फिर वैदिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो भैया। वैदिक के बाद पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ ऐसा कर सकते हैं। वैदिक चित्रांक की बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तो मेरी एक शर्त है। चित्रांक वैदिक की मुस्कान को देखते हुए कंफ्यूज होकर बोला, कैसी शर्त। वैदिक अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, 500 रुपये दो, तुमसे दोस्ती करने के लिए तुम्हें 500 रिश्वत देनी होगी। चित्रांक ने पूछा, जिसके जवाब में वैदिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, अरे पॉकेट मनी की ज़रूरत होती है ना, और इस मंथ मुझे पॉकेट मनी नहीं मिला है, इसलिए जब डैड आएंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। वैदिक के बाद पर चित्रांक को अपने सीने में दर्द महसूस होता है और वो खुद को इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वैदिक के हाथ में से रुपये 500 के नोट रखते हुए कहता है, और ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना, वापस करने की ज़रूरत नहीं है, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जिसे सुनकर वैदिक उसकी तरफ देखते हुए, और आपकी शादी के बाद भाभी डांटेगी तो। चित्रांग अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, तुम्हारा भैया किसी से शादी नहीं करेगा, फिर तुम्हें डांट भी नहीं पड़ेगी। वैदिक चित्रांग के बात पर मुस्कुराते बोला, आपको पता है मेरी एक गर्लफ्रेंड है, थोड़ी सी बकवास है, लेकिन इतना चलता है। जिसे सुनकर चित्रांग थोड़ा हैरान होकर, सच में कौन है वो। चित्रांग की बात पर वैदिक उसे हाथ से इशारे से नीचे बैठने के लिए कहता है तो चित्रांग नीचे बैठकर उसकी तरफ देखने लगता है तो वैदिक धीरे से उसके कान में कुछ कहता है। जिसे सुनकर चित्रांग मुस्कुराते हुए कहता है, मतलब तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
वैदिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, मैंने अपनी बंदी पहले से ढूंढ रखी है। चित्रांग वैदिक की पूरी बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, पैसे नहीं कमाओगे तो वो तुम्हें छोड़ देगी। चित्रांग के बाद वैदिक अपना दिमाग चलाते हुए बोला, शायद वापी भैया को उनकी गर्लफ्रेंड ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो दिन भर मस्ती करते रहते थे। चित्रांग जिसे उस बारे में पता नहीं था, उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, शायद हो सकता है, इसलिए अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और अपना एक गोल बनाओ, फिर तुम्हारी बंदी किसी और के साथ सेटिंग नहीं होगी। चित्रांग की बात पर वैदिक अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, मैं अपना एक टाइम टेबल बनाऊंगा और उसको अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करूंगा ताकि मेरी बंदी मुझे ना छोड़े। चित्रांग खड़ा होकर वैदिक के सिर को सहलाते हुए बोला, चलो जाकर नहा लो। वैदिक अपना सिर हिलाता है और टॉवेल लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। वैदिक के जाने के बाद चित्रांग अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए, डोंट वरी वैदिक, तुम्हें मैं उस घटिया इंसान की याद दहानी तो बिल्कुल नहीं दूंगा। इतना करते हुए चित्रांग गहरी सांस भर कर सामान अनपैक करने लगता है और इधर राजीव रिद्धिमा को किस कर रहा था जब रिद्धम की नींद खुल जाती है और वो रोना सीधा शुरू कर देता है। रिद्धम के रोने का आवाज़ सुन राजीव अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर रिद्धिमा से दूर हो रिद्धम के पास जाते हुए बोला, क्या हो गया? रिद्धम राजीव की आवाज़ पर चुप हो जाता है और अपने पैंट को खींचने लगता है। वो इसका एक साइन था कि उसने पैंट गीली कर दी है, जिसे राजीव बहुत अच्छे से समझ पाता था, जिस कारण वो उसके पैंट को खोलते हुए बोला, मुझे समझ आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे। इतना कहकर राजीव रिद्धम के पैंट को उतार कर डायपर चेंज करने लगता है। वही रिद्धमा सामान को अनपैक करते हुए रिद्धम के लिए नॉर्मल कपड़े राजीव की तरफ बढ़ा कर कहती है, इसे पहना दीजिए। राजीव रिद्धिमा की बात पर अपना सिर हिला उसके हाथ से कपड़े लेकर रिद्धम को पहले अच्छे से साफ करता है, फिर उसे कपड़े पहना देता है। रिद्धम को रेडी करने के बाद राजीव रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बोला, मैं शावर लेकर आता हूँ। रिद्धिमा राजीव की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है तो राजीव टॉवेल लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है। जब उसका फ़ोन बजता है, राजीव टॉवेल अपने कंधे पर लटका कॉल अटेंड करते हुए बोला, बोल और क्या चाहिए। दूसरी तरफ से डेविड एक्साइटमेंट में बोला, यार मुझे पता नहीं था मेरा बॉस इतना प्यारा है। चल अब तुम सब लोग आ चुके हो तो मैं लोकेशन सेंड कर देता हूँ और तुम लोग। राजीव उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, ओ राजधानी एक्सप्रेस, हम लोग आज सुबह पहुँचे हैं। हम लोगों के पास तेरा यह तमाशा अटेंड करने का टाइम नहीं है, इसलिए अब हम अभी नहीं आ रहे हैं, कल आएंगे। डेविड राजीव की बात सुनकर हैरान होते हुए, यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इसलिए कह रहा था फ्लाइट से आओ, लेकिन तुम लोगों को तो बस से आना था। डेविड के बाद पर राजीव अपने दांत पीसते हुए बोला, अबे वो बिल गेट्स के औलाद मृत्युंजय से उधारी में चौपड़ लिया है और हम लोगों को फ्लाइट का एटीट्यूड दिखा रहा है। तो मैंने कब कहा कि मैं अपना पैसा देने वाला था? तुम लोगों को आना था यार। मैं अपने बिल गेट्स के औलाद नहीं हूँ, मैं सिंपल सा खुराना फैमिली का कोई एक छोटा सा बच्चा हूँ जो अब मृत्युंजय सारंग की बदौलत जिंदा है। डेविड ने राजीव की बात पर कहा, जिसे सुनकर राजीव फ्रस्ट्रेट होकर बोला, हम लोग आज नहीं आ रहे हैं, मैं नाराज़ हो जाऊंगा। डेविड ने धमकाते हुए कहा, जिस पर राजीव रिलैक्स होकर बोला, हो जा नाराज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शराब दे दूंगा। डेविड ने फिर से कहा, जिस पर राजीव अपने दांत पीसते हुए बोला, अबे तुझे समझ नहीं आता क्या? इतना वक्त इंतज़ार कर लिया तो 2 दिन और नहीं कर सकता? राजीव की बात पर डेविड मुंह बनाते हुए बोला, नहीं हो रहा है इंतजार, तभी तो कर रहा हूँ। राजीव कॉल कट करते हुए बोला, मुझे परेशान मत करना। इतना कहकर राजीव अपना फ़ोन साइलेंट में रखते हुए रिद्धिमा की तरफ देखकर बोला, उस डेविड का कॉल आए तो अटेंड मत करना, पागल हो गया है वो। रिद्धिमा राजीव की बात पर अपना सिर हिला देती है तो राजीव बाथरूम की तरफ चला जाता है और रिद्धम को लेकर कमरे से बाहर आ जाती है। ऋतिक दीप अमृत गार्डन में बैठे हुए थे। जब दीप अमृत की तरफ देखते हुए बोले, यार मेरा जीजा नज़र नहीं आ रहा है, जिसके जवाब में अमृत वहाँ पर खिले सुंदर फूलों को देखते हुए दीप से बोले, लंबे ट्रेवल के कारण वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करता है, इसलिए सो गया होगा। ऋतिक इधर उधर देखते हुए अमृत की बात पर बोला, वैसे अभी तक इस घर में तुम्हारे मामा जी के अलावा कोई नहीं दिखा और कोई नहीं है क्या? ऋतिक की बात पर अमृत उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक पूरा परिवार है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मामा जी रहते हैं, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, मामा जी का कारोबार यहीं पर है, इसलिए वो यहाँ से नहीं जाना चाहते। दीप अमृत की बात सुनकर बोला, चलो बच्चे का समझ आता है, लेकिन उनकी पत्नी मामा जी के तलाक हो चुका है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। अमृत ने बात को टालते हुए कहा, जिसे सुनकर दीप और ऋतिक अपना सिर हिला देते हैं। तो वैशाली बाहर आते हुए अमृत से कहती है, तुमको नाश्ता नहीं करना है क्या?
वैशाली की आवाज़ सुनकर ऋतिक सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुराकर बोला, अपने पति पर ही ध्यान देना है क्या? बक बक मशीन, थोड़ा दोस्तों पर भी ध्यान दिया करो। ऋतिक के बात पर वैशाली चिढ़ कर उसे देखते हुए बोली, पहली बात तुम हमारे दोस्त को हो नहीं, और दूसरी बात यहाँ पर कोई हमारा दोस्त नहीं, और तीसरी बात हम हमारे पति और दीप भैया को छोड़कर तुम हमसे बड़े दुश्मन हो। ऋतिक अपने दिल पर हाथ रख दे वैशाली से आस्की मिजाज में बोला, मोहब्बत और दुश्मनी कभी किसी की इजाज़त की मोहताज नहीं है, ये हमेशा से होती चली आई है और हमेशा होती रहेगी। तुम जरा अरमानों को पकड़ कर रखना, कहीं पकड़ से छूट गई तो आस्की होती रहेगी। ऋतिक के बाद पर वैशाली अपने दांत किटकिटाते हुए, तो हम तुम्हारा खून करके जेल चले जाएंगे ससुरे। वैशाली के गुस्से से भरे लाल नाक देखकर ऋतिक मुस्कुराते हुए बोला, इश्क करो तो मुस्कुरा कर, किसी को धोखा ना दो, अपना बना कर लो याद जब तक जिंदा है, फिर ना कहना चले गए दिल में यादें बसा कर। यूँ तो तुम्हारा गुस्से से भरा लाल चेहरा दिल को बहुत भाता है, लेकिन क्या करें आजकल बाजार में इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है। दीप ऋतिक के बाद पर ताली बजाते बोले, क्या बात है ऋतिक, मस्त शायरी मारी तुमने। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।